12 मार्च 1993 का दिन और एक के बाद एक लगातार 12 धमाके, सिलसिलेवार बम धमाकों ने माया नगरी मुंबई को दहला दिया था। धमाके वाली जगहों पर लोगों के मृत शरीर, मांस के लोथड़े, जख्मियों की चीख पुकारी सुनाई पड़ रही थी। बम धमाकों में जीवित बचे लोगों के जख्म आज भी किसी नासूर की तरह बने हुए हैं। बम धमाकों के बाद जिंदा बचे लोग आज भी उसी खौफनाक मंजर को याद करके शिहर उठते हैं। इन्हीं धमाकों से जुड़ा हुआ एक मुस्लिम था, याकूब मेनन। बम धमाके के दोषी याकूब मेनन को देश की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। फांसी के बाद उसे मुंबई के ही मरीन ड्राइव स्थित बड़ा कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। अब विवाद फिर शुरू हो गया जब ये बात सामने आई कि उसकी कब्र के आसपास मार्बल्स लगा दिए गए हैं, लाइट सजा दी गई है, बड़ी बड़ी लाइट लगाई गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल उठाया है। उसके बाद मुंबई पुलिस ने लाइट्स हटा दी है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ये याकूब मेनन कौन था, कैसे इसका दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से संबंध था और 2015 को कैसे उसे बचाने के लिए तमाम रैकेट इकट्ठा हो गए थे। दोस्तों, 1993 बम धमाके के दोषी याकूब मेनन पर इस पूरी साजिश यानी बम्बई ब्लास्ट को रचने के लिए पैसे जुटाने का आरोप था। उसे साल 1994 में काठमांडू हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। 27 जुलाई 2007 को टांडा कोर्ट ने याकूब मेनन को मौत की सज़ा सुनाई थी। उसका पूरा नाम याकूब अब्दुल रजाक मेनन था और वो पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था। जेल में रहने के दौरान ही उसने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन भी कर लिया था और 2013 में उसने इग्नू से अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री हासिल कर ली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई बम धमाकों में याकूब मेनन के 4 परिवार के लोगों का नाम था। इसमें मुख्य आरोपी याकूब मेनन का बड़ा भाई टाइगर मेनन था, जो आज भी पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के साथ रहता है। तो याकूब मेनन की फांसी पर भी लंबा ड्रामा चला था। रात भर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद याकूब मेनन को फांसी दिलाई गई। हालांकि उसकी फांसी को रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए। 30 जुलाई 2015 को उसे फांसी पर लटकाया गया था। जस्टिस पीडी कोड़े की टाडा कोर्ट ने 27 जुलाई 2007 को याकूब मेनन को दोषी करार दिया था। आतंकी और विध्वंसक गतिविधियों के लिए कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। 31 मार्च 2013 को मेनन को सजाए मौत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। 30 जुलाई 2013 को मेनन की ओर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत से राहत नहीं मिली और इसके बाद देश के तत्कालीन राष्ट्रपति के समक्ष उसने दया याचिका लगाई थी। 11 अप्रैल 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मेनन की दया याचिका को खारिज कर दिया था। 30 अप्रैल 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने डेथ वारंट जारी करते हुए उसकी फांसी की तारीख 30 जुलाई 2015 तय कर दी। 21 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल हुई और मेनन की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल के सामने भी दया याचिका लगाई गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दाखिल हुई और ये कहा गया इस रिट में कि दया याचिका पर फैसला होने तक फांसी की जो कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए। दोस्तों, 26 जुलाई 2015 को कुछ नेताओं ने और सिविल सोसाइटी के कुछ बड़े चेहरों ने उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक अर्जी देते हुए मर्सी पिटीशन पर दोबारा विचार करने को कहा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एच.एस. बेदी और मार्कंडे काटजू के साथ साथ हुसैन जैदी, सीनियर एडवोकेट और पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी, असदुद्दीन ओवैसी, आर जगन्नाथ और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी शामिल थे। इन सभी ने श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट पर अमल करने की मांग की। इसके बाद मेमन के वकीलों ने आखिरी दांव खेलते हुए 14 दिन तक फांसी पर रोक लगाने की मांग की। इसके पीछे तर्क था कि राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज करने और फांसी के बीच 14 दिनों का अंतराल होना चाहिए। हालांकि उनका ये दांव भी काम नहीं आया और देर रात 2:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने सुनवाई की। अदालत ने मेनन के वकीलों की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और फांसी को बरकरार रखा और 30 जुलाई की सुबह याकूब मेनन को फांसी दे दी। याकूब के 53वें जन्मदिन के दिन फांसी से 2 घंटे पहले गुरुवार सुबह 5 बजे याकूब मेनन को उम्मीद थी कि वो बच जाएगा,
नागपुर सेंट्रल जेल के स्टाफ का कहना है कि 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी ठहराए गए याकूब मेनन को क्षमा याचना का पूरा भरोसा था। बुधवार दोपहर बाद याकूब के भाई सुलेमान और चचेरे भाई उस्मान ने कुछ मिनट पहले ही उससे मुलाकात की थी। उसी शाम में सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज किए जाने के बाद इन्होंने फिर मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों भाई होटल में गए और फिर रात को 2 बजे कांस्टेबल ने सुलेमान और सलमान के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और उसने एक चिट्ठी इन दोनों को सौंपी। यह चिट्ठी फांसी की आधिकारिक सूचना थी। इसमें बताया गया था कि सुबह 7 बजे याकूब को फांसी दी जाएगी। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आधी रात तक याकूब की फांसी की आखिरी याचिका पर सुनवाई कर रहा था और जेल स्टाफ ने सुप्रीम कोर्ट के आखिरी शब्द का इंतजार करते हुए सारी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। रात में 3 बजे स्टाफ याकूब की सेल में गया और उससे नहाने के लिए कहा। हालांकि वो पहले से ही जागा हुआ था, वो बैठा इंतजार कर रहा था। जहां याकूब को फांसी दी गई वहां जेल सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और फांसी पर चढ़ाने वाला जल्लाद मौजूद था। अब याकूब समझ गया था कि अब इसका अंतिम समय आ गया है। जेल स्टाफ ने उससे पूछा कि क्या वो कुछ खाएगा। हालांकि उसने मना कर दिया, लेकिन 4 बजे उसे खाने के लिए उपमा दिया गया। जेल सूत्र बताते हैं कि उसने उपमा को टच भी नहीं किया। याकूब के परिवार वालों ने उसे उसके जन्मदिन पर जो केक भेजा था वो उसे नहीं मिला और उसके बाद उसने कुरान की आयतें पढ़ी और सुबह 6:10 पर उसकी आखिरी याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद उसे फांसी दे दी गई। मेडिकल ऑफिसर ने उसके मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फांसी की पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी तैयार किया गया था। 8:40 पर याकूब का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। इंडिगो फ्लाइट से शव गुरुवार को 11 बजे मुंबई पहुंचा था। शव के साथ 2 पुलिस अधिकारी, 1 पुलिस इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल याकूब के भाई सुलेमान और उस्मान थे। हालांकि दोस्तों, फांसी से एक दिन पहले भी याकूब राष्ट्रपति भवन से दया की उम्मीद लगाए बैठा था। याकूब अपने परिवार वालों और वकीलों से लगातार दोहराता रहता था कि उसने सरेंडर किया है। वो कहता था कि मुझे सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया है, उसे क्रेडिट क्यों दिया जा रहा है। उसने कहा कि रा के पूर्व ऑफिसर बी रमन बिल्कुल सच कहते हैं। इस बात को मेरी याचिका में भी जोड़ने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुलेमान और उस्मान ने बुधवार को याकूब में जेल से दोबारा मुलाकात की थी। यह मुलाकात 10 मिनट चली थी। इस मुलाकात के दौरान याकूब सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। वो लगातार बचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने भाइयों से ये भी कहा था कि अभी भी उम्मीद बची हुई है। हालांकि उसके भाइयों ने कहा था कि अब सभी उम्मीदें खत्म हो गई है, लेकिन वह हर बार कहता था कि मेरा भाई का कसूर है, मेरा नहीं है और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। और न्यायपालिका ने तमाम सबूतों, गवाहों और तमाम चीज़ों को देखते हुए फांसी की सज़ा दी। ऐसे गुनहगारों की एक ही सज़ा होती है, फांसी। अब जो विवाद चल रहा है वो है उसकी कब्र को सजाने का। उसकी कब्र को जिस तरह से संगमरमर और लाइटों से सजाया गया है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कब्रिस्तान ट्रस्ट का कहना है कि मार्बल लगाने की परमिशन पिछले साल ट्रस्ट से उसके परिवार वालों ने ली थी और ट्रस्ट ने दे दी थी। दरअसल मेमन परिवार की जो कब्र है उसके पास एक पेड़ था जिसके गिरने की वजह से आसपास की मिट्टी खिसक गई थी और इसी वजह से कब्र में मार्बल लगाया गया था। जहाँ तक लाइटों का सवाल है तो वो हो सकता है कि वो 19 मार्च 2022 की हो, जब शब बारात की थी, लेकिन लाइटें लगातार वहाँ पर जली हुई थी जिसको पुलिस ने हटा दिया गया। अब इस पर विवाद है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे खतरनाक अपराधी, आतंकवादी जिसने मुंबई में 257 से ज़्यादा लोगों की जान ली हो, उसकी कब्र को क्यों सजाया गया है। इस पर जांच बैठा दी गई है। एक डीसीपी लेवल का व्यक्ति इसकी जांच कर रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही इस खबर को शेयर भी करना ताकि हर उस व्यक्ति तक ये जानकारी पहुँचे जो इस देश में जागरूकता लाना चाहता है, जो इस देश की वो सच्चाई जानना चाहता है कि कैसे आतंकवादी अंतिम पल तक, अंतिम क्षण तक बचने की कोशिश करते हैं और समाज के कुछ लोग हैं जो उसको बचाने की हर तमाम कोशिश करते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।